हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले यूआरएससी के पीवाईक्यू में हमने पहले वाले पार्ट में 6 तक हमने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके बाद। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, आ स्टैंडर्ड 1 kg मास इज अटैच्ड टू अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग and the spring is released if the initial mass has an acceleration 560 centimeter per second square, the initial force provided by the spring would be। अब देखिए, इसमें आप समझिए इस बात को कि उसने कह रहा है कि फोर्स, आपको मालूम है कि फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। इसमें फ्रिक्शंस और ग्रेविटी वगैरह कुछ भी बात नहीं किया। अगर फ्रिक्शन होता तो फिर हम लोग उसको माइनस करते, क्योंकि वो रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता। लेकिन चूंकि फ्रिक्शन वगैरह का बात नहीं किया है, डायरेक्ट सिंपल दिया है, तो हमको सिंपल चलना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मास कितना है, 1 kg है, इनटू एक्सेलरेशन दिया है 560 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अगर ये दिया है बाबू, तो ये हमको एक बात बताइए कि इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर 100 से आप भागा देंगे तो कितना में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदल जाएगा, राइट। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा जो फॉर्मूला है F इक्वल टू एम है, अब इसको हम यूज कर लेते हैं 1 इंटू, अब क्या करेंगे 5.6 यहाँ लिख देंगे, तो ये फाइनली कितना हो गया बाबू, 5.6 न्यूटन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि अ बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड, अ फ्लूइड ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 एंड मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज 5.4 kg, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसने दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दे रखा है 0.6, राइट। और मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आप लिख सकते हैं 5.4 kg, राइट। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम के लिए हम लोग करते क्या हैं। सबसे पहले ये चीज़ें समझ लीजिए कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है, राइट। अगर हम इसको डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस, और ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हम डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस कैलकुलेट करते हैं, जो फ्लूइड है उसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सबस्टांस कितना होता है, 1000 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस इज व्हाट, 0.6 इंटू 1000, यानी कि ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है, 600 kg पर मीटर क्यूब। अब इसको याद रखिए। तो डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस जो था वो आया था कितना बाबू, सबस्टांस आ गया कितना, 600 kg पर मीटर क्यूब। अब एक बात बताइए, अब जो हमारा डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ द सबस्टांस टू द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस इक्वल टू 600, राइट। मास दिया हुआ कितना, 5.4 इक्वल टू 600, और नीचे में v है। अगर हम इसको v को इस तरफ लेके आ जाएं तो v इक्वल टू लिख सकते हैं 5.4 बाई 600। ओके, अब इस एक पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए। अगर ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.009 मीटर क्यूब। ये सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं होगा, दिस इज़ मीटर क्यूब है, राइट। ये भी मीटर क्यूब है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वुड बी। तो देखिए इसमें दिया हुआ है। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि सबसे लास्ट में जो है, ये देखिए ये एक पूरा ब्रैकेट में है पूरी तरह से, और सबसे बाहर में cos 90 डिग्री दिया हुआ है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0,
राइट। अब इस 0 से इसमें चाहे कुछ भी वैल्यू आ जाए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो स्लाइडर के लिए 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मैथ दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बाबू कि 10 टू द पावर 2y, कितना 2y इक्वल्स टू 81। अब एक बात बताओ, 10 टू द पावर 2y है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 y इंटू 2 इक्वल टू 81। अब अगर हम इस 2 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर y इक्वल टू √81 इक्वल टू 9। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो, आप दोनों तरफ से सिंपल समझने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आसान हो जाए। हालांकि इसका दूसरा तरीका भी है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको इस तरफ ले आते हैं और 9 को इस तरफ ले आते हैं, राइट, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 इक्वल टू 1/10y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, यानी कि आपने लिखा क्या, 1/9 इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 1/10y, राइट। अब अगर हम इस 10y को ऊपर ले जाते हैं तो आपने पढ़ा है कि जैसे ही हम कोई भी संख्या को डिनोमिनेटर से नॉमरेटर में ले जाते हैं तो उसके पावर माइनस हो जाते हैं। तो लिख सकते हो यहाँ पे 1/9 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस y। अब देखो, तो यही पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि डायरेक्ट 10/y लिखा था इक्वल टू 9 लिखा था, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि 1/10 माइनस y, नॉमरेटर से डिनोमिनेटर में ला रहे हैं तो 9 हो गया। ठीक है, अब इसी को आप कन्वर्ट करेंगे तो वही सेम आंसर आता। ठीक है, बट चूँकि समझने में आसान हो इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ हार्डनेस टेस्ट इज सिमिलर फॉर द ब्रिनल एंड विकर मेथड। ठीक है, बट हाउ डज द विकर हार्डनेस टेस्ट डिफर फ्रॉम द ब्रिनल। देखो, इसमें क्या होता है कि विकर में हम लोग यूज जो करते हैं वो एक डायमंड शेप का इंडेंटर होता है, और जब वो इम्प्रेशन देता है, जो इंडेंट करता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लोग इसके डायगोनल मेजर करते हैं, राइट। लेकिन वही अगर हम ब्रिनल की बात करें तो ब्रिनल के केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्फेरिकल बॉल यूज करते हैं इंडेंटेशन के लिए। ठीक है, एक बॉल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। बॉल डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं। अब ये बॉल होता है तो क्या होता है कि जब एक कोई सरफेस है इस तरीके से, तो इसमें ऐसे गड्ढा बनेगा, तो ऊपर में एक सर्कल होगा, उसके हिसाब से हम लोग जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी कि दोनों का जो है इंडेंटर जो है अलग अलग होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखोगे, उसके बाद कहता है कि 2 स्प्रिंग है, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ये है तुम्हारा K1 और ये है तुम्हारा K2। अब देखो, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और जब ये सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको मालूम है कि सीरीज के केस में स्टिफनेस 1/K होता है, और क्या होता है K1 प्लस K2, 1/K2। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो K का वैल्यू जो आ जाएगा बाबू, वो आ जाएगा क्या, K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2, राइट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द pH वैल्यू ऑफ प्योर डिस्टिल्ड वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, प्योर वाटर के केस में क्या होता है, 7 होता है। पावर स्क्रू इज अ डिवाइस यूज्ड इन अ मशीनरी टू। तो पावर स्क्रू का यूज हम लोग करते हैं रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखोगे 1 मीटर ऑफ द 1 मीटर इक्वल टू माइक्रॉन्स। तो देखो, कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि जैसे ही माइक्रॉन्स देखते हैं वो फट से आंसर ए मार देते हैं, लेकिन ए जो है गलत आंसर है, राइट। ए क्या है, गलत आंसर है। आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, मिली। ठीक है, क्या लिखते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मिली का पावर -3 होता है।
इसका पावर क्या होता है -6 होता है, और इसका नैनो का पावर क्या होता है -9 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग मीटर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, मीटर लगाते हैं। माइक्रॉन्स, माइक्रोमीटर्स मीन्स, अब यहाँ पे क्या है 1 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 नैनोमीटर, है ना। अगर हम मीटर लगाते जाएं सब में तो 1, तो इधर क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, राइट। एक तरीके का ये फिजिक्स का जो है प्रीफिक्स है। तो अब यहाँ ध्यान देना कि हम इस टर्म को उठाते हैं, 1 माइक्रॉन्स इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, राइट। यहाँ देखो, यहाँ लिख देंगे हम 1 माइक्रॉन्स इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब एक बात बताओ, हमको 1 मीटर के बराबर कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर ले आओगे, यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 इक्वल टू 1 मीटर लिख सकते हैं क्या। अब ये जब ऊपर जाएगा बाबू तो ये क्या लिखाएगा 10⁻6 माइक्रॉन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे कहता है कि द वैल्यू फॉर कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू होता है बाबू, वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा तो 1 होगा, ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो वो 0 होगा। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो वो 0 से 1 के बीच वैरी करेगा। क्या करेगा, 0 से 1 के बीच वैरी करेगा, राइट। अब देखोगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर। देखो कैंटिलीवर बीम है विथ यूडियल है, तो उसके केस में जो है हमको पूछ रहा है क्या, हमको पूछ रहा है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो इसके केस में हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। ये डायरेक्ट है, आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। मैं आपको टेबल एक दे देता हूँ, कैसे याद करना है समझा देता हूँ। देखो ये टेबल देख रहे हो, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ मोमेंट, क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। तो मोमेंट के केस में स्लोप ये होता है, और ये जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। फिर देखोगे उसके बाद इसमें जो देख रहे हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, वो वैल्यू मैंने लिख दिया है सो दैट कि आपको याद करने में आसानी है, ठीक है। उसके बाद है देखो ये पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के केस में क्या होगा, स्लोप WL²/2I होगा। लेकिन अगर इसी को स्लोप के साथ हम लोग अगर मल्टीप्लाई थीटा के साथ अगर हम डिफ्लेक्शन का मल्टीप्लाई कर दें, 2L/3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें निकालने के लिए स्लोप के साथ, तो वो हमारा आ जाता है क्या, डिफ्लेक्शन। अब ये याद रखना, ये टर्म अगर याद रखोगे तो देखो एक L/2 हो गया, 2L/3 हो गया, 3L/4 हो गया। अब देखो पहले क्या था, L/2 था, इसका जो भी स्लोप आया उसमें हम लोग L/2 से पहले का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद करना क्या है कि ऊपर में 1 बढ़ाएंगे फिर नीचे में, तो ऊपर में 1 बढ़ाया तो 2L हो गया, नीचे में 1 बढ़ाया तो 3 हो गया, फिर 3 और 4 हो गया, फिर 4 और 5 हो गया। ऐसे इस तरीके से जो है आप याद करके रख सकते हो, किसमें, कैंटिलीवर बीम के केस में। ये कैंटिलीवर बीम विथ मोमेंट है, दूसरा का विथ पॉइंट लोड है, तीसरा का यूडियल है, और चौथा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, राइट। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो उसका जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंट लोड के केस में WL/48EI होता है, और यूडियल के केस में होता है तो 5WL/384EI होता है, राइट। इस चार्ट को याद रख लीजिए, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि अ मटेरियल हैज ए डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, आप डेंसिटी बराबर जानते हो क्या, मास बाई वॉल्यूम। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज जस्ट रिवर्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम बाई मास। कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो यूनिट मास में कितना है, राइट। अब इसने वैल्यू दे रखा है 1/ρ का जो वैल्यू दे रखा है वो 10 ऑलरेडी दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लिख देना है 1/10 यानी कि 0.1। अब यूनिट की बात आता है तो देखो यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, ऊपर हो गया, मास क्या हो गया, नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर कर देना है, मास नीचे कर देना है। अब देख लो किस में ऑप्शन है, तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कहता है कि स्लिप गेज ब्लॉक के साथ साइन बार का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। तो देखो साइन बार का जो इस्तेमाल होता है वो एंगल मेजरमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? एंगल मेजरमेंट के लिए होता है। ठीक है। और स्लिप गेज आप जानते हो कि एक स्टैंडर्ड पीस होता है जिसमें एक थिकनेस होता है, और उस थिकनेस से जो है हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए वेरिफिकेशन वगैरह का इस्तेमाल, वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैलिब्रेशन वगैरह में भी यूज होता है। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा देख लो, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द साइन बार, और ये जो है आपका स्लिप गेज है जो गेज ब्लॉक के रूप में यूज किया गया है। अब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो आपको मालूम होगा कितना है। अब यहाँ पर जो सेंटर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो मैंने ब्लॉक रखा है, यहाँ से यहाँ अगर हाइट मेज़र कर लेते हैं, ये डिस्टेंस मालूम हो जाता है, तो हम आसानी से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं थीटा। बात समझ में आ गई? तो साइन बार का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? साइन बार का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो करते हैं एंगल निकालने के लिए। और हमेशा याद रखना साइन बार का इस्तेमाल 90 डिग्री से लेस के लिए ही होगा। 90 डिग्री या उससे ऊपर के लिए मेजरमेंट नहीं करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।